हेलो एंड नमस्कार है दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि कैसे कैसे कि इलेक्शन के बारे में समझते हैं कि क्वालिफिकेशन, री इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, सारी चीजें समझते हैं। और दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से सारे आर्टिकल को याद करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे आर्टिकल जो है वो सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और सबसे मेन चीज है जो हमारे एलएलबी के एग्जाम है उनमें भी ये आर्टिकल डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में दे रखी है। और हमें जनरल वे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैसे उनका इलेक्शन होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सारी चीजों को समझते हैं दोस्तों। एक ट्रिक है, उसके माध्यम से सारी चीजें समझेंगे। पहले एक आप सेंटेंस रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि पीपीई पीटीआर में क्यू के लिए कोई खाली जगह नहीं है। एक बार और रिपीट करें, पीपीई पीटीआर में क्यू के लिए कोई खाली जगह नहीं है। दोस्तों लास्ट में बताएंगे कि इस ट्रिक का क्या मतलब है, क्या कि कैसे कैसे ये आर्टिकल आपको याद होंगे। दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52 कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। दोस्तों हमारे जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एक पीएम होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। तो आर्टिकल 52 में हमें प्रेसिडेंट की बता रखी है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा हेड ऑफ द स्टेट। आपने बचपन में भी जो भी आप कि जीके की बुक होती थी उसमें भी सुना होगा कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ जो कंट्री होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी। तो फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 में दे रखा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। दोस्तों आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है कि आपको पता है कि सारी जो रियल पावर है वो हमारे पीएम के हाथ में होती है, लेकिन जो ऑफिशियली पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास होती है। दोस्तों कोई भी कानून बने, कुछ भी हो, जब तक प्रेसिडेंट की असेंट ना हो वो कानून नहीं बन सकता, वो बिल एक्ट नहीं बन सकता। दोस्तों इसलिए सबसे मेन चीज है कि ऑफिशियल पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। बाकी जो मंत्रिमंडल होता है, मेन पावर उनके हाथ में होती है, यानी पीएम के हाथ में होती है। दोस्तों आर्टिकल 54 की बात करें तो इलेक्शन सबसे मेन चीज है दोस्तों कि हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, जो भी हमारे निर्वाचित, हम जैसे हम एमपी एमएलए को इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं, तो वो लोग ही प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालते हैं। दोस्तों सबसे मेन चीज है यहां पे समझिए कि कौन कौन पार्ट लेता है। दोस्तों इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है, याद रहे इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे इलेक्शन में पार्ट लेंगे। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, जो भी हमारे एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग इसमें पार्ट लेते हैं। दोस्तों कौन पार्ट नहीं लेता? तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज। आपने देखा होगा कि बहुत राज्यसभा में और लोकसभा में कुछ जो लोग चुने जाते हैं वो प्रेसिडेंट अपने उनको चुनता है कि जैसे कोई आर्ट के फील्ड से कोई फेमस है या फिर कोई क्रिकेट के फील्ड से फेमस है, तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उन लोगों को भी अधिकार दे दिया तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि वो तो उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो जिनको उन्होंने चुना है। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर को यहाँ पे सबसे मेन चीजें अधिकार नहीं है वोट डालने का। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको भी अधिकार नहीं है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली को तो क्या नाम है यहाँ पे इलेक्शन में पार्ट लेने का अधिकार है, लेकिन काउंसिल को क्यों नहीं? क्योंकि सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अगर कुछ स्टेट में है तो अगर जिसमें नहीं है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। दोस्तों 55 की बात करें तो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। दोस्तों जो प्रोसीजर है इलेक्शन दे रखा है वो 55 में दे रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि जो भी टोटल वोट है डिवाइडेड बाय जितने भी मेंबर इलेक्ट हुए हैं +1 उसमें इस फॉर्मूला के थ्रू जो है उनकी वैल्यू निकाली जाती है। और दोस्तों ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन है। पहले एमपी की पूरी सारे एमपीओ की अलग अलग वोट निकाली जाएगी, उनकी वैल्यू निकाली जाएगी, फिर एमएलए की। तो इसको एक हम पर्टिकुलर वीडियो में पूरी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा की टर्म ऑफ ऑफिस। दोस्तों याद रहे कि जो प्रेसिडेंट की जो भी एक बार इलेक्शन होता है तो वो 5 साल के लिए होता है, कि इवन आफ्टर कंप्लीट ऑफ 5 ईयर भी हो सकता है, मतलब 5 साल के लिए तो चुना ही जाएगा। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी अगर कोई इमरजेंसी पीरियड है तो भी वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर रह सकता है। मान लो 6 महीने की, 1 साल की इमरजेंसी कोई पीरियड लग गया तो ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद हट जाएगा।
अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो वो 5 साल से ज्यादा भी रह सकता है। दोस्तों नेक्स्ट की बात करें 57 की, तो री इलेक्शन। दोस्तों हमारे 57 में आर्टिकल में री इलेक्शन का प्रोसीजर है। याद रहे कि अभी तक मेरे ख्याल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा री इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने हैं। 58 की बात करें तो क्वालिफिकेशन दे रखी है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जो भी मेंबर ऑफ लोकसभा की है, जो भी एमएलए एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन है, वो सारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों कोई भी ऐसा नहीं है कि वो किसी गवर्नमेंट टीचर है या फिर कोई भी आईएएस की पोस्ट पे है तो वो आईएएस की पोस्ट पे भी रह सकता है और देश का प्रेसिडेंट भी, ऐसा नहीं है। तो कोई भी ऐसा जहां से उसको पैसा मिला हो, जहां से उसको कोई भी प्रॉफिट मिला हो, ऐसी कोई भी कुर्सी पर नहीं होना चाहिए। 59 में बात दी गई है कि कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस को संभालने के लिए। दोस्तों याद रहे कि वो किसी भी मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर ना हो। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी पद उसने धारण न कर रखा हो जिससे उसको लाभ मिल रहा हो। राष्ट्रपति भवन मिलेगा उसको रहने के लिए। उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना लगाए गए हो, कोई भी ऐसा चार्ज ना हो उसके ऊपर, और अनसाउंड माइंड ना हो, और इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित ना किया गया हो। दोस्तों आर्टिकल 60 में ओथ दे रखी है कि ओथ प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो याद रहे सीजेआई, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो राष्ट्रपति को ओथ दिलाते हैं। मान लो अगर सीजेआई नहीं है तो कौन दिलाएगा, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को ओथ दिलाएगा। दोस्तों 61 में इंपीचमेंट मतलब महाभियोग दे रखा है कि कब कब प्रेसिडेंट साहब को भी हटाया जा सकता है उनकी सीट से। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करते हैं तो इस कंडीशन में उनको हटाया जा सकता है। 62 में वैकेंट दे रखी है कि प्रेसिडेंट की सीट कभी भी वैकेंट नहीं रह सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है तो कोई भी देश हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो इसलिए इसमें दे रखा है कि कभी भी प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट नहीं रह सकती। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजेआई रहेंगे, उस कुर्सी को संभालेंगे। अगर सीजेआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी भी आपको याद रखना कि कभी भी सीजेआई जो प्रेसिडेंट साहब की सीट है वो कभी खाली नहीं रह सकती। दोस्तों अब ये हमारे सारे आर्टिकल है 52 से लेकर 62 तक। अब इनको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो ये हमने शुरुआत में देखी थी कि एक ट्रिक है पीपीई, पीटीआर में क्यू के लिए कोई खाली जगह नहीं है। दोस्तों पीपी का मतलब है प्रेसिडेंट, पी से प्रेसिडेंट, पी से पावर, ई से इलेक्शन, मतलब पीपीई। पीपीई में पीपीई, पीटीआर 55 में प्रोसीजर दे रखा है पी, 56 में टर्म देख रही है टी, और 57 में री इलेक्शन मतलब पीपीई, पीटीआर। पीपीई पीटीआर में क्यू, क्यू के लिए मतलब क्वालिफिकेशन दे रखी है 58 में, क्यू के लिए कोई जगह नहीं है, कोई का मतलब सीओआई। 59 में कंडीशन दे रखी है, 60 में ओथ दे रखी है, और 61 में इंपीचमेंट मतलब सीओआई। पीपीई में पीटीआर के लिए कोई खाली जगह मतलब वैकेंट सीट नहीं है। दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी, ये हमारा पूरा प्रेसिडेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने समझी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और अच्छे टॉपिक पर लेकर आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।